हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने संपूर्ण भारतीय संविधान के भाग 8 के बारे में गहन अध्ययन किया था, जिसका 2 वीडियो हमने बनाया है। इस वीडियो में हम संपूर्ण भारतीय संविधान के भाग 9 के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 9 के अंतर्गत पंचायत का वर्णन है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का है। तो आइए शुरू करते हैं। पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का वर्णन है, जो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत परिभाषाओं का वर्णन है, जैसे जिला ग्राम सभा का अर्थ है इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट गांव भाग और इसमें निर्दिष्ट गांवों का एक समूह शामिल है। गांव का अर्थ पिछली जनगणना में सुनिश्चित की गई जनसंख्या है, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 बी का अर्थ है गठित स्वशासन की एक संस्था, चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाए। पंचायत द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट गांव और जिला स्तर मध्यवर्ती स्तर है। राज्य के राज्यपाल का अर्थ है कि बीच का स्तर। इस भाग के प्रयोजन के लिए मध्यवर्ती स्तर। अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा का वर्णन है। एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का वर्णन प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। 243 बी के अनुसार पंचायतों का गठन का वर्णन है। पहला है, इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, खंड 1 में किसी बात के बावजूद 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 243 सी के अनुसार पंचायतों की संरचना है। पहला पॉइंट है, इस भाग के प्रावधानों के अधीन राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकता है, बशर्ते कि किसी भी स्तर पर किसी पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बीच का अनुपात जहाँ तक संभव होगा पूरे राज्य में एक जैसा हो। अनुच्छेद 243 सी के अंतर्गत पंचायतों की संरचना। दूसरा पॉइंट है, पंचायत की सभी सीटें पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएगी और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात जहाँ तक संभव हो पूरे पंचायत क्षेत्र में समान होगा। अनुच्छेद 243 सी के अनुसार पंचायतों की संरचना में तीसरा पॉइंट है, किसी राज्य के विधानमंडल कानून द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों में से मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों या किसी राज्य के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें न होने की स्थिति में जिला स्तर पर पंचायतों में, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की जिला स्तर पर पंचायतों में लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें पूरी तरह या आंशिक रूप से एक अन्य स्तर पर पंचायत क्षेत्र शामिल है। ग्राम स्तर से अधिक ऐसी पंचायत में राज्यों के परिषद के सदस्य और राज्य के विधान परिषद के सदस्य जहां वे निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं। चौथा पॉइंट है, पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए हों या नहीं, मतदान करने का अधिकार होगा। पंचायतों की बैठकों का अध्यक्ष ग्राम स्तर पर एक ऐसा पंचायत होगा किसी राज्य की विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा प्रदान की जाने वाली रीति से निर्वाचित और मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर एक पंचायत का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से किया जाएगा। 243 डी के अनुसार सीटों का आरक्षण का वर्णन है। पहला है, सीटें इनके लिए आरक्षित की जाएंगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत में, और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस पंचायत में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के अनुपात में उतनी ही होगी जितनी उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियाँ
उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या को दर्शाती हैं और ऐसी सीटें पंचायत में विभिन्न निर्वाचक क्षेत्रों को रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, खंड 1 के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से कम 1/3 सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी या जैसा भी मामला हो सकता है, अनुसूचित जनजाति सीटों की कुल संख्या के 1/3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित से कम नहीं। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी और ऐसी सीटें पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। अनुच्छेद 243 डी के अनुसार सीटों का आरक्षण। चौथा पॉइंट है, गांव या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों का पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए इस प्रकार आरक्षित किया जाएगा कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि किसी भी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या जितनी हो सके उतनी होगी। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या का वही अनुपात है जो राज्य में अनुसूचित जाति या राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से है। आगे बशर्ते कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यह भी कि इस खंड के तहत आरक्षित कार्यालयों की संख्या प्रत्येक स्तर पर अलग अलग पंचायतों को रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएगी। पाँचवा पॉइंट है, खंड 1 और खंड 2 के तहत सीटों का आरक्षण और खंड 4 के तहत अध्यक्षों के कार्यालयों का आरक्षण। महिलाओं के लिए आरक्षण के अलावा अनुच्छेद 234 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। छठवां पॉइंट है, 243 डी के अंतर्गत इस भाग की कोई भी बात किसी राज्य के विधानमंडल को किसी भी पंचायत में सीटों या किसी भी स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालयों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से कोई नहीं रोकेगी, नागरिकों के पिछड़े वर्ग का पक्ष में। अनुच्छेद 243 ई के अनुसार पंचायतों की अवधि का वर्णन है। प्रत्येक पंचायत जब तक कि उस समय लागू किसी कानून के तहत जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 साल तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं। दूसरा पॉइंट है, फिलहाल लागू किसी भी कानून में कोई भी संशोधन किसी भी स्तर पर उस पंचायत को भंग करने का प्रभाव नहीं डालेगा जो ऐसे संशोधन से ठीक पहले कार्य कर रही हो, खंड 1 के निर्दिष्ट इसकी अवधि की समाप्ति तक। तीसरा पॉइंट है, पंचायत के गठन के लिए चुनाव पूरा किया जाएगा के से पहले खंड 1 के निर्दिष्ट इसकी अवधि की समाप्ति हो जाएगी। बी पॉइंट है, 243 ई के अंतर्गत इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले कि जहां भंग पंचायत के जारी रहने की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इस खंड के तहत कोई चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। ऐसी अवधि के लिए पंचायत का गठन करने के लिए बशर्ते किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए जारी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत जारी रहती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम 243 ई के बाद डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।